बच्चों, अब आपका जो भूगोल पाठ था वो 4 चैप्टर आपका कवर कर लिया गया। 2 आप लिख चुके थे और 2 वीडियो के माध्यम से हो गया। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग इतिहास वाला पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जानते हैं भूगोल थोड़ा आपका इजी भी था आपके लिए। इतिहास, नागरिक शास्त्र और जो अर्थशास्त्र है ये ऑल टोटल आपका जो NCERT पूरा चेंज किया हुआ है। इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा और अधिक जो है ध्यान लगाना पड़ेगा। थोड़ा भी ध्यान भटकाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। जब लिख नहीं पाएंगे तो क्या होगा ये मैं नहीं जानता। चलो देखते हैं। जो पहला पाठ है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है क्या? राष्ट्र प्लस वाद। वाद का माने होता है, मतलब होता है विचारधारा, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में एक मतलब विचारधारा बना लेना। और वो वाद किसके लिए है? राष्ट्र के लिए। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र का मतलब कोई देश, कोई राज्य हो, अपने आप में संपूर्ण हो, कंप्लीट हो, किसी पर उस पर बाहरी का उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, तो वो क्या है? राष्ट्र है। और ऐसे राष्ट्र, यहाँ एक मतलब उस राष्ट्र के बारे में आपकी जो धारणा है, जो आपका विचार है, उसी राष्ट्र पर ही केंद्रित है। अपने राष्ट्र के बारे में ही आप सोचिए, उसके अलावा किसी के बारे में ना। यहाँ जब राष्ट्र की बात आएगी तो चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, कुछ भी नहीं, किसी का हित नहीं, अहित भी नहीं किसी का, किसी के बारे में कुछ नहीं। सबसे ऊपर उठ के ये आपका देश है, आपका राष्ट्र है। इन सभी से ऊपर आप इसे मानेंगे, अपने देश को मानेंगे। देश है तो ही सब कुछ है। यदि आपका देश ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये विचार आपके मन में रखना, आपके हृदय में ये विचार उमड़े, वही क्या है? राष्ट्रवाद है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम जब कोई मैच हारती है तो बड़ी गुस्सा लगता है, बहुत गुस्सा लगता है। कभी कभी अपने प्लेयरों के ऊपर भी गुस्सा लगता है कि ये खेल नहीं पाया, या आपके प्लेयरों को कोई परेशान कर रहा है, अगला प्लेयर खेल में, तो उसके ऊपर आपको गुस्सा लगता है। क्यों? अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर राष्ट्रवादी भावना का संचार हो रहा होता है। अब यदि राष्ट्रवाद आएगा तो आप बना के लिख लेंगे। बात करते हैं 1848 की, 1848 की। फ्रांसीसी एक कलाकार जो कि आपका फर्स्ट में पहला ही फिगर है, पहला ही चित्र है, उसका नाम था फ्रेडरिक सारिउ। फ्रेडरिक सारिउ। इसने एक चित्र बनाया था, जैसे भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, या आपके देश के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा थे। आप लोगों में से तमाम बच्चे खूबसूरत बढ़िया सा चित्र बनाते हैं। ऐसे ही एक चित्र बनाया था फ्रेडरिक सारिउ ने 1848 ईस्वी में। चित्र में था क्या? एक ऐसे राष्ट्र या राज्य की उसने कल्पना किया था। जैसे अभी मैं आँख बंद करूँ, कल्पना करूँ कि अभी मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, तमाम चीज़ें, मतलब या मेरे गांव में सभी का मकान जो 2 मंजिला 3 मंजिला हो जाए, सबके घर पे कारें आके खड़ी हो जाए, ऐसा मैं सोच के और ऐसा ही चित्र बना दूँ। सबका गाँव वालों का घर बना दूँ, सबके घर पे एक कार खड़ी कर दूँ, बना दूँ, तो
ऐसा चित्र। तो कुछ ऐसे ही तरह से कल्पना करके सोच के फ्रेडरिक साली ने राष्ट्र राज्य को बनाया। क्यों ऐसा बनाया? 1848 में जो यूरोप था, यूरोप महाद्वीप जो यूरोप था, ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हमारे इंडिया की तरह यहाँ वाले भी एक दूसरे के साम्राज्य पे अटैक करो जीत लो, अपने राज्य में मिला लो, अटैक करो जीत लो, अपने राज्य में मिला लो, ऐसा करते थे। तो ये जब छोटे छोटे राज्य यूरोप वाले आपस में लड़ते रहते थे, तो फ्रेडरिक साली 1848 ईस्वी में एक ऐसा राष्ट्र राज्य बनाया कि जिसमें एक स्वतंत्रता की देवी का फोटो बनाया और उसकी पूजा करने के लिए समस्त यूरोपवासी सभी राज्यों के, नस्लों के, किसी भी नस्ल के थे लोग एक लाइन में उस देवी के पास पूजा करने जा रहे हैं और सभी के अंदर एकता की भावना है और ऊपर से ईसा मसीह और अन्य जो देवी देवता हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही चित्र उसने बनाया और उसमें चित्र के आसपास निरंकुश शासन के ध्वंसावशेष, यानी कि वो अवशेष जो ध्वंस हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, ये अवशेष पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और ये निरंकुश शासन माने क्या? निर्धनांकुश, जिस पर कोई अंकुश ना लगे, कोई कंट्रोल ही ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिसके पीछे ना कोई कानून हो, ना कोई संविधान हो, ना कोई नियम हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने आप में वो मुंह से जो बोल दिया वो सत्य है, वही कानून है, वही नियम है। वो गलत किया, सही किया, सब कानून ही है। तो ऐसा शासन जो होता है निरंकुश शासन कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप समझ सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, तो जानते हैं, उसके बारे में पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे पेपर या टीवी पे। तो ये व्यक्ति निरंकुश है, ये अपने आगे किसी को नहीं समझता। तो इस चित्र में जो निरंकुश शासन का ध्वंसावशेष था वो बिखरा हुआ है, अर्थात निरंकुश राजशाही जो थी, निरंकुश राजाओं का जो शासन प्रशासन था वो नष्ट हो चुका है। ऐसे आदर्श राज्य की इसने कल्पना की, किसने? फ्रेडरिक साली ने। और इसके इस फोटो को, इसके चित्र को, इसकी कल्पना को यूटोपिया कहा। यूटोपिया इसका माने होता है कल्पना दर्शन, कल्पना दर्शन, यानी कि सारी चीजें इसमें कल्पना वाली है। वैसे इसका साकार होना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी ये दिखा दिए हैं इसे। इसके बाद इसमें एक वर्ड है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जन क्या होता है? लोग, जनता, मत विचार। कोई ऐसा विषय हो जिस पर जनता की राय जानने के लिए उनसे मतदान कराया जाए प्रत्यक्ष रूप में, वो अपना मत दें, वोट दें कि इस विषय में आपकी राय क्या है। जैसे जब रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, तो हैदराबाद रियासत, मुझे याद है हैदराबाद ही था, उसको जनमत संग्रह के आधार पर देश में मिलाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो निजाम था, वो नहीं चाहता था भारत में मिलना, लेकिन वहाँ की अधिकांश जो जनता थी, हिंदू थी, उससे जनमत संग्रह करवा लिया गया और जनता ने भारत में शामिल होने का निर्णय दिया, अपनी बात रखी, तो उससे क्या हुआ, उसको मिला लिया गया। फिर आप ध्यान दीजिएगा, इस यूरोपीय राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत एक पाठ के अंतर्गत आपके 6 पाठ हैं और काफी उलझे हुए हैं, सभी 6 पाठ आपस में उलझे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इतना बारीकी से, इतना स्पष्टता से या इतना
आराम से समझाने की जहाँ नहीं समझता कोई और विद्यालय उठाएगा। तो आप के लिए अच्छा है कि आपका विद्यालय हर संभव अच्छे से अच्छे प्रकार से आपको यहाँ पाठ को समझाने की सुविधा दी जा रही है। और जितना आपके संपर्क में 10th में पढ़ने वाले हैं बच्चे, उन तक यह वीडियो आप पहुँचाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, लोगों को भी पढ़ाएंगे, तभी आपके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना का विकास होगा। आप खुद ही नहीं पढ़ेंगे, आपका राष्ट्र भी बढ़ेगा, आपके देश वाले भी बढ़ेंगे, अधिक से अधिक देश के काम आप लोग आएंगे, देश का कल्याण करेंगे। तो हम आगे देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें फ्रेडरिक सारियो हो गया 1848, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति पहले शब्द को पकड़ते हैं। 1789 था ना, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्यों? क्योंकि क्रांति कोई भी हो कभी होगी, झगड़ा कब होता है? दो लोगों में। जब एक लोग के द्वारा दूसरे के साथ ज्यादती किया जाएगा। कोई यहाँ भी हुआ था, लुई 16वां 14वां, ये सब क्या करते थे? जनता को परेशान करना और टैक्स उनसे लेना जो देने के काबिल नहीं है, और जो अमीर हैं उनसे टैक्स ना लेना, उन्हें तमाम रियायतें देना, सुविधाएं देना। ऐसा शासन वहाँ चलता था। इसीलिए यहाँ पे अर्थात फ्रांस में 1789 में क्रांति हुआ था। यहीं से यानी कि फ्रांस की क्रांति से ही अन्य देशों के क्रांतिकारियों में राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का विचार पनपा। हमारा इंडिया भी है, विदेशों की जो क्रांतियाँ हुई, यूरोप की जो क्रांतियाँ हुई, हमारे पढ़ने वाले जो विदेश पढ़ने गए थे क्रांतिकारी लोग, राजा राम मोहन राय, गांधी जी आदि तमाम क्रांतिकारी लोग या देश सेवक लोग, तो वहाँ से ये पढ़ के आए थे कि विदेशों में कैसे क्रांतियाँ हुई और कैसे सफल हुई। आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आगे देखते हैं। ये इतना ही था बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर 2 पेज का था। ये क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यहीं से जिसे जब सताए जा रहे थे वहाँ के लोग, फ्रांस वाले, तो वहीं से इन्होंने ये समझा कि अब कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी शासन प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ सभी का कल्याण हो, और ये जो निरंकुशता है या परेशान करने का जो राजाओं के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं थी, इनका एंड होना चाहिए। तो यहीं से धीरे धीरे क्रांतिकारी भावना का या राष्ट्र का विचार पनपा था। देखते हैं दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का निर्माण हुआ कैसे? आपको पहले बताया गया है कि यूरोप में तमाम जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और आपस में लड़ते रहते थे। इसके अलावा ये निरंकुश राजशाहियों, निरंकुश का आगे आपको बताया गया क्या होता था। निरंकुश राजशाहियों द्वारा शासित होते थे। अब आपको निरंकुशता से यदि आपके सम्मुख पेश आया जाए, आप फेयर ना कंप्लीट करते हो, आपको पीटा जाए, जरा सी गलती के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाए, तो क्या होगा? जाहिर सी है बात है, आप लोगों के भीतर क्रांति की भावना अथवा उग्र भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो यहीं से यूरोप वासियों में क्रांति की भावना का जो सताए हुए लोग थे, आपको पता है फ्रांस में यदि बात करें तो फ्रांस का वर्ग समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग भी था और
मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग तो था ही, मजदूर और कारीगर तो थे ही। यहाँ एक हेडिंग है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग कौन था? जो अमीर था, जो अरबपति था, जो करोड़पति था, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त थे, वह इन छोटे छोटे राज्यों में किसी भी राज्य में आ जा सकता था। उसके वैवाहिक संबंध जो थे एक राज्य से दूसरे राज्य में भी थे। सब प्रकार से समाज में उसको सम्मान प्राप्त था। किंतु जो निम्न वर्ग था वो तो एक स्थान पर ही सिमट कर रहता था। तो यहाँ ये कुलीन वर्ग हो गया और नया मध्यम वर्ग। नया मध्यम वर्ग कौन था? जो शिक्षित थे, जो छोटे मोटे उद्योगपति थे, वस्तुओं का उत्पादन करने वाले थे, और पढ़े लिखे लोग या अध्यापक भी इसमें हो जाते हैं। ये सभी मध्य वर्ग के थे। तो इनका एक उद्देश्य ये था नए मध्य वर्ग के लोगों का कि किसी प्रकार से इस वर्ग का यानी कि कुलीन वर्ग का जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और क्यों? क्योंकि सभी लोग समान रहे, ये ज़्यादा सही है। ना कि किसी को अच्छे आसन पर बिठाया जाए, अलग भोजन की व्यवस्था की जाए, किसी को ज़मीन पर बिठाया जाए और अलग भोजन की व्यवस्था की जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ जो शिक्षित मध्य वर्ग था वो यही चाहता था कि कुलीन वर्ग जो है इसको विशेषाधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। फिर एक वर्ड है, हाँ एक चीज और जान लीजिए, जो कुलीन वर्ग था विशेषाधिकार तो प्राप्त था, लेकिन जो जमीन थी, जमीनों का मालिक यही होता था। शहरों में जो हवेलियां होती थी बड़ी बड़ी, उसका मालिक यही होता था। यानी कि सब प्रकार से सुविधा संपन्न यही वर्ग था, अर्थात कुलीन वर्ग था। फिर एक हेडिंग आपकी है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवाद का मतलब क्या? मैंने बताया वाद विचारधारा उदार हो, सबके प्रति समानता अपनत्व की भावना रखता हो, वो उदार है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था? ये जो एक वर्ग ऐसा था यूरोप में जो ये चाहता था कि देश में सरकार बने, शासन संचालन हो किसी के द्वारा, लेकिन वो ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति पर आधारित हो। ऐसा नहीं राजा है उसका लड़का आ गया राजा, वो जिसे चाहा उसको जो बना दिया, नहीं। ऐसी सरकार बने, ऐसा शासन प्रशासन तंत्र बने जो सबकी इच्छा पर आधारित हो, सबकी सहमति पर आधारित हो, ना कि किसी के विशेषाधिकारों का गुलाम। फिर आपका है उदाहरण, एक वर्ड आपका है रूढ़िवाद। रूढ़ी का मतलब है परंपरा, शब्द है रूढ़िवाद। वाद तो विचारधारा हो गया। रूढ़ी माने जो परंपराओं को मानता हो, जो आधुनिक बदलावों को मानने के लिए आसानी से तैयार ना हो, यदि बदलाव चाहे भी तो बहुत धीरे धीरे बदलाव चाहता हो, ऐसे लोग रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं। तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आपका हेडिंग है
इसमें यह 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात, आफ्टर नेपोलियन डिफीट, नेपोलियन की हार के बाद कुछ जो यूरोपीय सरकारें थीं उन्होंने ये सोचा कि जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो चर्च है, जो राजतंत्र है, ऐसे चलता रहे, ये हटे ना, ये बना रहे। ध्यान होगा आपको कि नेपोलियन जो है कुछ नियंत्रण के साथ समाज में, फ्रांस में, यूरोप में कुछ बदलाव लाया था, लेकिन ये रूढ़िवादी क्या चाहता था कि कोई बदलाव ना हो। फिर 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है आदि, इन देशों का क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। कब होता है? 1815 में। कहाँ होता है? वियना में। वियना कहाँ है? आज भी ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है। 1815 में इन देशों का एक सम्मेलन हुआ वियना में। इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया, और ध्यान दीजिए, यही सब देश हैं जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो पराजित करने के बाद इन लोगों ने एक बैठक किया वियना में 1815 में, और इसकी जो अध्यक्षता है बैठक की, वो ड्यूक मेटरनिख ने किया। ड्यूक मेटरनिख, ये क्या था? ये चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर माने प्रधानमंत्री होता है। जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में ये जो चांसलर होते हैं प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो जब ये बैठक हुई, इन लोगों की बैठक हुई, तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो पुराना बूर्बों वंश था फ्रांस में, उसे फिर से गद्दी पर बैठाया जाए, उसे फिर से राजा बनाया जाए, और जो फ्रांस था, फ्रांस देश था, इसके चारों तरफ कुछ कुछ जमीनें ले लिया जाए अन्य देशों के द्वारा। यानी कि इसकी बाउंड्री से सटे जो जो देश थे, इसका जमीन कुछ न कुछ ले लें, अर्थात फ्रांस को क्या कर दिया जाए? कमजोर कर दिया जाए। यानी कि नई व्यवस्था को ना माना जाए, और ये रूढ़िवादी परंपरावादी राजा था, तो इसको भी राजा बना दिया, अर्थात रूढ़िवादी शासन व्यवस्था फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया गया। फिर क्या होता है? ये जो रूढ़िवादी शासन था, ये निरंकुश था। निरंकुश बताया गया। निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश ना हो, अपनी आलोचना, अपने खिलाफ कोई बात, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कि कोई इसके खिलाफ बोल दे। फिर क्या होता है? फिर एक वर्ड है आपका क्रांतिकारी। क्रांतिकारी किसे कहते हैं? जो क्रांति में भाग लेगा। इंडिया की बात करें तो तमाम क्रांतिकारी थे। नेहरू भी थे, हाँ नेहरू भी थे, भगत सिंह थे, नेताजी थे, चंद्रशेखर आजाद थे। तो यहाँ पे भाई एक राजा आपको परेशान कर रहा है, निरंकुश राजा है, रूढ़िवादी कोई राजा है, ये आपको परेशान कर रहा है। आप एक ऐसा वर्ग, या आप अपने वर्ग के लोगों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करेंगे तो कोई एक नेता बनेगा, और उस नेता, उस लीडर के अंडर में सभी लोग क्रांति करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। तो यहाँ पे एक नेता का जिक्र आया है, वो है मैथ्सिनी। कौन है? मैथ्सिनी। इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। इटली
के एकीकरण में इसका योगदान था। इटली की क्रांति का इसने नेतृत्व किया था। मैथिनी के बारे में जानिएगा। एक और था, काउंट काबूर भी था। काउंट काबूर, ये इटली वाले थे। वहीं जर्मनी की यदि बात की जाए, जर्मनी में तो वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क एक चीज आप जानकारी के लिए जानिए, जानकारी के अगले चैप्टर में होगा ये, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क का योगदान था। इटली के लिए मैथिनी एंड काउंट काबूर का योगदान था। तो देश के एकीकरण के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और नेक्स्ट जो हेडिंग है, क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग, क्रांतियाँ हुई, कहाँ कहाँ हुई, उसके बारे में आपको अगले हेडिंग में जानना है। तीसरा है क्रांतियों का युग। ये था 1830 से 1848 तक। इसमें जो फर्स्ट विद्रोह था, ये मध्य वर्ग के द्वारा, यानी जो क्लर्क थे, जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, इन लोगों के द्वारा 1830 में हुआ। वो भी किसके खिलाफ? फ्रांस का जो बूर्बों वंश का शासक था, यानी रूढ़िवादी जो शासक था, वो जो है उसी के खिलाफ ये हुआ था। और इसको बैठाया कब गया था? आपको पता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। 1815 में फिर से राजा बना दिया गया था। एक वर्ड आपका आता है रूमानी कल्पना। रूमानी वाद कह सकते हो, विचारधारा। रूमानी का मतलब एक ऐसी बात जो आपके लोक कलाओं को, आपके रीति रिवाजों को, आपकी लोक कथाओं को, इनको महत्व देता है, अपनी विरासत को महत्व देता है, उनके बारे में सोचने को महत्व देता है। जैसे यदि हमारे ऊपर कोई अटैक कर ले तो हम ये सोच सकते हैं, यार अगर कोई हमको अपना अंडर में कर लेगा तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो होली दिवाली ईद हम लोग मनाते हैं, ये सब खत्म कर सकता है। तो इसके लिए लड़ जाना, अपनी लोक कथाओं, जैसे लोक गीतों की बात करें, आपके यहाँ कजरी या ये सब गाया जाता है, यदि कोई इसको एकदम से ख़त्म कर दे तो एक बार हमको सोचना पड़ सकता है, यार ये सब जो चीज़ें हमारे यहाँ थी ये एंड हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। तो इनको बचाने के लिए तो जो काम करना वो जो है वो रूमानी था, यानी कि रूह से था, यानी कि हृदय से उसका संबंध था, आत्मा से उसका संबंध था। तो ये रूमानी कल्पना था। तो ये लोग भी चाहते थे कि जो निरंकुशता है, अराजकतावाद है, इसको एंड किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और हमारा जो सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं हैं, इसको रोक के रखा जाए, बना के रखा जाए। इसके बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं, इस चैप्टर में अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, जो चौथा, पाँचवा और छठा है, उसको लेकर हम फिर जल्दी मिलेंगे। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और कहीं मत जाइए, और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।